महत्वपूर्ण वो एक अध्याय है हमारा। लेकिन साथियों, ये सब सुनने के बाद एक चीज का हर शिविर में जहां पर मैं ये बात रखता हूं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये है कांग्रेस की और महात्मा गांधी की नकारात्मक वाणी, नेगेटिव। ये जो मैंने कहा, चौरी चौरा, भगत सिंह का जान नहीं बचाना, तेलंगाना का जो है, और नवदल का जो विद्रोह हुआ बाद में 1946, उसको समर्थन नहीं देना, ये सब है, उसका नेगेटिव है। नेगेटिव का वर्गीय कारण भी है कि वो नहीं चाहते थे कि भारत कृषि क्रांति की तरफ बढ़े, वो नहीं चाहते थे भारत समाजवाद की तरफ बढ़े। क्यों का उनका कहना था। लेकिन इसके बावजूद ये ध्यान में रखिए, किसान सभा फिर भी महात्मा गांधी के योगदान को मानती है। देश के आजादी के संग्राम में महात्मा गांधी जी के योगदान को कम करके नहीं चल सकता, वो ऐतिहासिक नहीं होगा। 2-3 कारण हम उसका ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 3 बड़े अखिल भारतीय आंदोलन हुए। 1920 से 22 तक असहयोग का आंदोलन, 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलनों में करोड़ों लोग सहभागी हुए, करोड़ों, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इतना इसके पहले कभी हुए नहीं थे। और वो जो क्रेडिट है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व को जरूर जाना चाहिए। साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता को जगाना, भारतीय जनता को उसके अंदर उसको संगठित करने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी भी भारत के नेता ने किया होगा तो वो महात्मा गांधी जी ने किया, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। दूसरा योगदान उनका क्या है? दूसरा बड़ा योगदान ये है कि खुद महात्मा गांधी खुद को हिंदू बोलते थे। एक ठीक है, हिंदू कोई भी किसको बोल सकता है, लेकिन उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता का समर्थन महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। यानी मैं हिंदू हूं इसलिए मुसलमानों की नफरत करनी चाहिए, क्रिश्चियनों की नफरत करनी चाहिए, बौद्ध लोगों की नफरत करनी चाहिए, इस मुताबिक महात्मा गांधी जी ने कभी भी अपने इसको नहीं किया। और उसकी कीमत उनको देनी पड़ी, वो भी आपको याद है। 30 जनवरी 1948 को यही हिंदू महासभा और आरएसएस के नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी के ऊपर दिल्ली में गोली चलाई और उनको खत्म किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बाजू ले ली। ये ध्यान में रखना है और इसको भूलना नहीं चाहिए आज के दौर में। तीसरा योगदान, पहली बार उन्होंने जो दलित है, दलित समाज के सबसे निचला वर्ग, तो उसको हरिजन कहते थे, याद है आपको। और उन्होंने कहा कि ये दलित जो हरिजन जो है
ये इनकी तरफ ये जो पूरी अमानवीय इस मुताबिक जो आज उनको व्यवहार दिया जाता है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं चलना देना चाहिए। ये उन्होंने कहा। महिलाओं के प्रति महात्मा गांधी जी के मूवमेंट में लाखों की तादाद में महिलाएं भी आई, पहली बार। इसके पहले कभी भारत के इतिहास में आंदोलन में महिला नहीं आई, आदिवासी आए। तो जो समाज का उपेक्षित जो वर्ग है, उसको भी उन्होंने इसके अंदर आजादी के संग्राम में उतारा। इसका ये मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी जी का दलितों के उद्धार का, उनके मुक्ति का मार्ग वो उनका सही था, ऐसा हम नहीं कहेंगे। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस मामले को उन्होंने आगे जरूर किया कि भाई ये हमारा सामाजिक जो उत्पीड़न है, ये सच्चाई है भारत के अंदर, और ये सच्चाई भारत के अंदर नहीं रहना चाहिए। इस मामले को उन्होंने कम से कम उठाया। ये तीन बातें, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये थोड़ा हम जो किसान सभा में इतिहास को देखने का हमारा नजरिया, ये करेक्ट नजरिया होना चाहिए। एक तरफा अगर होगा तो हम गलती करेंगे। और आज महात्मा गांधी जी के ऊपर सही नजरिया रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि सांप्रदायिकता का जो खतरा है, बीजेपी आरएसएस का जो खतरा है, वो भी महात्मा गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाते, आलोचना करते हैं। लेकिन उनकी आलोचना कहां से है? दाहिने बाजू से है, राइट से करते हैं। यानी इसका मतलब प्रतिक्रियावादी तरीके से करते हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर ये कि इन्होंने ये पूरा हिंदू मुसलमान एकता करने का प्रयास किया, एकदम गलत किया, इन्होंने ये करना नहीं चाहिए था। ये सब जो मामले आप जानते हैं। और नथुराम गोडसे को आज उनको हीरो बनाने का काम आज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी आरएसएस कर रहा है। महात्मा गांधी जी के हत्यारे, इसके साथ हम सहमत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी जो आलोचना महात्मा गांधी और कांग्रेस के ऊपर है, वो बाएं बाजू से है, लेफ्ट से हम कर रहे हैं। ये राइट से कर रहे हैं, हम लेफ्ट से कर रहे हैं। लेकिन हम लेफ्ट से करेंगे, फिर भी बैलेंस हम नहीं खोएंगे। जो समतोल है और जो सच्चाई है, ये हम नहीं भूलेंगे। कांग्रेस और महात्मा गांधी जी की इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आखिर में आजादी के संग्राम में कांग्रेस के लाखों लोग शरीक हुए, समाजवादी के लाखों लोग शरीक हुए, कम्युनिस्टों के लाखों लोग शरीक हुए, शहीद हुए। ये लोग सब आरएसएस और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, जैसे मैंने कहा, कहीं भी आजादी के संग्राम में नहीं थे। तो इन दोनों को एक ही इसके अंदर हम जुट पाएंगे क्या? नहीं। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए तो मैंने इसका जिक्र किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लगातार 1930-31 में भी जो मैंने जिक्र किया कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के साथ में जो चर्चा हुई, वो बहुत ज्यादा कुछ निकला नहीं। जो गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, कुछ ज्यादा निकला नहीं। उसके अंदर बाद भी लोगों के अंदर मायूसी फैल गई, जैसे चौरी चौरा के बाद फैल गई थी 1922 में। उसी वक्त किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर एक मायूसी फैल गई कि भाई ये सब कुछ मतलब का नहीं है, इससे कुछ हमें रास्ता नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर एक चर्चा शुरू हो गई। और ये चर्चा ये थी, उसके अंदर 3 धाराएं थी कि जिन्होंने इस चर्चे की शुरुआत की। एक धारा थी भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता थे, इन्होंने ये चर्चा शुरू की कि भाई ये रास्ता कुछ हमें
आगे आजादी की तरफ शायद लेके जाएगा, लेकिन वो भी कब मिलेगी पता नहीं। और जैसे भगत सिंह ने कहा कि हमें सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, आजादी के साथ हमें समाजवाद भी चाहिए। आपको याद है ना भगत सिंह का कहना, अगर लॉर्ड इरविन के बदले में सर पुरुषोत्तम ठाकुरदास के हाथ में अगर स्वतंत्र भारत का राज आएगा तो देश के मेहनतकश लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, मजदूरों और किसानों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। ये भगत सिंह लिखते हैं अपनी शहादत से 2 महीने पहले, और वो लिखते हैं कि ये अगर न्याय देना है तो हमें आज एक नए रास्ते की जरूरत है, और वो है मजदूर किसान का राज लाने का रास्ता, समाजवाद का रास्ता। और खुद वो पूछते हैं कि ये राज मजदूर किसान का कौन ला पाएगा। भगत सिंह खुद उसका जवाब देते हैं, उसके अंदर एक ही पार्टी वो ला पाएगी, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ये भगत सिंह लिखते हैं 2 फरवरी 1931 में। यही बात उस वक्त किसान आंदोलन के अंदर जो काम करने वाले कम्युनिस्ट लोग थे उनके अंदर भी यही बात है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम का बना था, यानी कांग्रेस के अंदर एक अलग से पार्टी जो समाजवाद को मानते थे, इन्होंने अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये भी इसी विचारधारा को मानते थे। कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी ऐसी एक प्रवाह था, वो भी ये मानते थे। इन सब ने इकट्ठा मिलकर ये सोचा कि हमको आज ये किसान आंदोलन को एक अलग से रूप देना होगा, एक संगठित स्वरूप देना होगा। और ये संगठित स्वरूप देने के लिए मेरठ में पहली बार ये सब संगठनों की एक मीटिंग हुई जनवरी 1936 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय उसकी अध्यक्ष थी। अलग अलग संगठन एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि कांग्रेस का जो महाअधिवेशन है, हर साल में कांग्रेस का एक महाअधिवेशन होता है, उसको छोड़कर हम हमारे किसान संगठन का अलग से अधिवेशन हम लेंगे, सम्मेलन। और वो सम्मेलन हुआ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1936, ये 3 दिन तक किसान सभा का ये सम्मेलन वहां पर हुआ, पहला सम्मेलन। और उस सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म हुआ। ये सब बड़े बड़े किसान आंदोलन, आजादी के लिए आदिवासियों के, दूसरे किसानों के, ये सब चलते रहे। अभी इन सब धाराओं को एक साथ लाने की कोशिश पहली बार एक संगठित रूप से ये 1936 के अप्रैल में पहली बार की गई। अब इस सम्मेलन में शुरुआत के दिन खुद जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जवाहरलाल नेहरू, वो खुद आए किसान सभा के पहले सम्मेलन में। उन्होंने शुभ संदेश दिया, भाषण किया, बोले बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, किसान सभा का निर्माण आपने किया और किसान सभा आगे बढ़े, ये हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उसका अपना तरफ से किया। लेकिन कांग्रेस का और एक गुट था जो ये किसान संगठन अलग से बनाने का खिलाफ में था। उनमें से कौन कौन थे? उनमें से वल्लभ भाई पटेल थे, उनमें से राजेंद्र प्रसाद थे, और भी कुछ लोग थे। उनका कहना था ये अलग से संगठन बनेगा तो ये शायद कभी कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकता है, इसलिए नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो थोड़े वामपंथी, थोड़े
जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इन सबका इसको समर्थन था। इसका ये मतलब नहीं है, फिर से जरा ध्यान में रखिए, कि जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से समाजवाद को मानते थे, ऐसा हमारा दावा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान में रखिए, बाद में क्या हुआ उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए, कम से कम वो आए थे, उन्होंने शुभ संदेश दिया। ये सब 1936 में ये जो पहला सम्मेलन हुआ, किसान सभा के पहले अखिल भारतीय अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, उनका चुनाव हुआ, और वो ओरिजिनली थे उत्तर प्रदेश के, गाजीपुर जिले के थे। वो गाजीपुर जिला यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन उनकी कर्म भूमि कहाँ थी? बिहार में। उन्होंने पूरा काम किया किसानों के अंदर, बिहार के अंदर उन्होंने काम किया, और उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को संगठित करने का काम उन्होंने किया। वो हमारे पहले अध्यक्ष करके चुने गए। पहले महासचिव कौन चुने गए? प्रोफेसर एन.जी. रंगा, ये आंध्र प्रदेश के हैं, यानी दक्षिण के। और एन.जी. रंगा ये भी किसान नेता थे, वहां के ईमानदारी के साथ किसानों के सवाल लेते थे। आज भी उनका नाम, गुंटूर जिले में अगर आप जाओगे तो उनका नाम आज भी लिया जाता है, उनकी तरफ एक ट्रस्ट भी है, ये सब उनका जन्म के। तो वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, दोनों ही कम्युनिस्ट नहीं थे, ये ध्यान में रखना चाहिए, और कभी बने भी नहीं। न स्वामी सहजानंद सरस्वती कम्युनिस्ट पार्टी में आए, न प्रोफेसर एन.जी. रंगा कम्युनिस्ट पार्टी में आए, ऐसे कई लोग थे उस वक्त। ये जो पहले सम्मेलन में कौन कौन हाजिर थे, कॉमरेड सुरजीत के किताब में उनमें से कुछ लोगों के नाम दिए, ये लखनऊ के पहले सम्मेलन। और पहला नाम दिया है उन्होंने कॉमरेड ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद का, जो बाद में केरल के मुख्यमंत्री बने। वो इस सम्मेलन में हाजिर थे, लखनऊ के। दूसरे कई लोग थे, मुजफ्फर अहमद थे, उसके साथ जयप्रकाश नारायण थे पहले सम्मेलन। उनके साथ और कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद, वो थे उस सम्मेलन में। यानी उसकी व्यापकता को आप देखिए, राम मनोहर लोहिया थे। ऐसे अलग अलग किस्म के कई लोग इस सम्मेलन के अंदर, विचार अलग अलग होंगे, लेकिन किसानों के लिए एकजुट के साथ में वो आए, और ये किसान सभा का पहला स्थापना सम्मेलन बहुत अच्छा कामयाबी के साथ में पूरा हुआ। इसके अंदर जो मेन प्रस्ताव रखा, पूरे डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन दो चीज उसके अंदर तय की। एक ये तय किया कि किसानों की पूरी मुक्ति के साथ आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक पूरी मुक्ति के लिए यह अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश में काम करेगी। और उसके अंदर दो दुश्मनों को किसान सभा के पहले सम्मेलन में टारगेट किया, क्लियर टारगेट। नंबर एक, ब्रिटिश साम्राज्यवाद,